नमस्कार मित्रों, अन्वेषण प्लेटफॉर्म से एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। राष्ट्रपति के क्षमादान शक्तियों के विषय पर चर्चा करेंगे। जिससे पहले हम लोग जो है विधायी शक्तियों के, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों पे जो आर्टिकल हैं उनसे जुड़े तथ्य हैं उनके विषय पर चर्चा कर लिए थे पिछली क्लास में। आज हम लोग जो है राष्ट्रपति से संबंधित जो न्यायिक शक्तियां हैं उनके विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्या न्यायिक शक्तियां, न्यायिक शक्ति किसके परिप्रेक्ष्य में? राष्ट्रपति के परिप्रेक्ष्य में लोग न्यायिक शक्ति के विषय पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें राष्ट्रपति के द्वारा अपने निम्न मामलों में क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। किसके तहत? आर्टिकल या अनुच्छेद 72 के तहत, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां प्राप्त की गई हैं। 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां प्राप्त की गई हैं। शक्ति प्राप्त है या शक्तियां प्राप्त की गई हैं। इसमें सबसे हम लोग देख सकते हैं कि राष्ट्रपति किस किस मामले में क्षमादान शक्ति दे सकता है। इसमें नंबर 1 पे आप लोग देख सकते हैं, क्या नंबर 1 में हम लोग देख सकते हैं कि राष्ट्रपति जो है जो सैन्य न्यायालयों के द्वारा दिए गए दंड, जो सैन्य न्यायालय हैं उनके द्वारा दिए गए दंड के मामले में जो है अपनी शक्ति के माध्यम से उनका जो है अपराध को कम कर सकता है, क्षमा कर सकता है। और नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, जो दूसरा नंबर आ जाएगा, दूसरे नंबर में हम लोग देख सकते हैं मृत्यु दंड के मामले में जो है राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान की गई है कि आदमी मृत्यु दंड के मामले में जो है राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान की गई है। तीसरे नंबर पे हम लोग देख सकते हैं कि उन सभी मामलों में जिसमें दंड का संबंध संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार से संबंधित है, उसमें जो है राष्ट्रपति की शक्तियां प्राप्त, जो है क्षमादान शक्तियां प्राप्त उनमें निहित हैं। तो दोस्तों, इसमें सर्वप्रथम हम लोग देख सकते हैं इन 3 प्रकार से जो है राष्ट्रपति शक्तियों को माफ कर सकता है। लेकिन जो है राष्ट्रपति शक्ति इन 3 प्रकार से जो न्यायालय हैं उनसे संबंधित, जो संसद से संबंधित जो भी राष्ट्रपति जो दंड का प्रावधान किया गया है न्यायालय के द्वारा, और सभी जो मामले दंड के जो है संबंध में जो कार्यपालिका शक्ति के विस्तार से संबंधित है, उसमें राष्ट्रपति जो है किस प्रकार अपना जो है क्षमादान प्रदान कर सकता है, एक एक करके हम लोग देखेंगे। इसमें अगर हम लोग बात करें तो 5 तरह की जो है शक्तियां प्रदान की गई हैं। 3 प्रकार से हमने देखा कि दंड दिया गया है, दंड दिया जा सकता है न्यायालय के द्वारा दिए गए दंड के मामले में न्यायालय जिसके माध्यम से दंड दे रहा है, मृत्यु दंड से संबंधित मामले राष्ट्रपति को शक्तियां प्राप्त हैं, और कार्यपालिका से जो संबंधित जो है दंड बनाए जाते हैं उसके मामले में राष्ट्रपति को शक्तियां प्राप्त की गई हैं। किसके माध्यम से? संविधान के माध्यम से। इसमें 5 प्रकार से हम लोग देख सकते हैं, इसमें 5 प्रकार से राष्ट्रपति को संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकार दिए गए हैं कि वह उस शक्ति का प्रयोग कर व्यक्ति को मृत्युदंड से बचा सकता है, और कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदल सकता है, कठोर कारावास को कम में बदल सकता है। किसी की फांसी अगर दी गई हो तो राष्ट्रपति के पास आवेदन कर उस फांसी को हटवाया जा सकता है। इन सब बातों को हम लोग चर्चा करते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं सर्वप्रथम नंबर 1 में देख सकते हैं किस प्रकार से क्षमादान के माध्यम से क्षमादान के माध्यम से राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान की गई है कि यदि अपराधी को पूर्ण रूप से इसके अंतर्गत क्षमादान जो है इसके अंदर
अपराधी को पूर्ण रूप से दोष मुक्त अर्थात उसको निर्दोष कर दिया जा सकता है। किसके तहत? राष्ट्रपति अगर क्षमादान दे दे किसी व्यक्ति को, जैसे आपको या हमको फांसी हुई है, राष्ट्रपति के पास प्रत्यावेदन किए कि हमको भाई क्षमा चाहिए, क्षमा याचिका चाहिए, तो राष्ट्रपति इस आर्टिकल 72 के अंतर्गत क्षमादान के माध्यम से व्यक्ति को क्षमा कर सकता है, यानी उसके अपराध को, जो उसके अपराध हैं उसको पूर्ण रूप से दोष मुक्त कर सकता है, अर्थात उन्हें निर्दोष कर दिया जा सकता है। किसके तहत? क्षमादान के माध्यम से। वहीं दूसरी बात जो आती है इसमें निकलकर 5 प्रकार की ऐसी व्यवस्थाएं राष्ट्रपति को दी गई है। लघुकरण। क्या? लघुकरण। लघुकरण के अंतर्गत क्या आएगा? लघुकरण के अंतर्गत दोस्तों, लघुकरण के अंतर्गत क्या आएगा? इसके अंतर्गत राष्ट्रपति जो है दंड के केवल मात्रा को कम किया जाता, मतलब राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति दंड की मात्रा को तथा उसकी प्राकृति, दंड की मात्रा तथा उसके प्राकृति दोनों में परिवर्तन कर सकता है। इसमें जो है लघुकरण के माध्यम से राष्ट्रपति जो है किसी व्यक्ति को जो है अपराध घोषित हो, अपराधी घोषित हो गया अगर वो राष्ट्रपति से क्षमा याचना करता है, जिसमें लघुकरण के माध्यम से उसके दंड के मात्रा को या उसकी प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है। दंड की मात्रा और उसकी प्रकृति दोनों में परिवर्तन कर सकता है, जिसमें इसमें 10 वर्ष के कठोर कारावास को, 10 वर्ष का उसका अगर कठोर कारावास हुआ है तो उसको 5 वर्ष के साधारण कारावास में बदल सकता है। किसके तहत? लघुकरण के माध्यम से 10 वर्ष के कारावास को 5 वर्ष के कठोर कारावास, साधारण कारावास में बदल सकता है। 3 में अगर हम लोग देखते हैं, 3 में क्या आ जाएगा? परिहार। परिहार में क्या हो जाएगा? दंड की केवल जो इसके अंतर्गत व्यक्ति का जो दंड है उसकी मात्रा में केवल परिवर्तन किया जाएगा, केवल दंड की केवल मात्रा को कम किया जाएगा, ना कि उसकी प्रकृति में। हमने ऊपर इसमें देख रहे हैं कि दंड और प्रकृति दोनों में परिवर्तन किया जा रहा है, जिसमें 10 वर्ष के कारावास को लघुकरण के माध्यम से 5 वर्ष के साधारण कारावास में बदल दिया जा रहा है। लेकिन इसमें जो है, इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें जो है परिहार के माध्यम से दंड की केवल मात्रा को कम किया जा रहा है और उसकी प्रकृति परिवर्तन नहीं की जा रही है, जिसमें 10 वर्ष के कारावास को 5 वर्ष के कठोर कारावास में बदल दिया जाएगा। किसके तहत? परिहार के माध्यम से। यानी 10 वर्ष के कारावास आपको हुआ है, आपका हुआ 10 वर्ष का कारावास हुआ है, तो उस कारावास को 5 वर्ष के कठोर कारावास परिहार के माध्यम से बदल दिया जाएगा। नेक्स्ट बात आती है इसी में 4 में क्या है? इसमें विराम संबंधी प्रावधान किए गए हैं। विराम में क्या है? विराम में दोस्तों इसके अंतर्गत किसी विशेष कारणों से दंड के कठोर कारावास को कम किया जा सकता है। किसके अंतर्गत? विराम के अंदर किसी भी कारणों से दंड के कठोर कारावास को विराम के अंतर्गत कम किया जा सकता है। किस परिस्थिति में? जैसे कोई भी महिला है, वह प्रेग्नेंट है, जैसे एग्जाम्पल में आप इसमें विराम में देख सकते हैं, जैसे कोई महिला है वह प्रेग्नेंट है, तो उसके जो है उस गर्भवती महिला के जो है उस गर्भवती महिला को मृत्यु का दंड सुनाया गया है, तो राष्ट्रपति के अंतर्गत उस मृत्यु दंड को जो है आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। किसके साथ? विराम के माध्यम से बदला जा सकता है। जिसमें नेक्स्ट हम लोग बात कर लें 5वें नंबर की। इसमें जो 5वीं शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान की गई है, निलंबन।
निलंबन में आप क्या देख सकते हैं, निलंबन में दोस्तों इसके अंतर्गत दंड को स्थायी रूप से निलंबित किया जा सकता है। किसके अंतर्गत, निलंबन के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा दंड को स्थायी रूप से निलंबन किया जा सकता है। अर्थात जब आवेदक के द्वारा, यानी आवेदक के द्वारा राष्ट्रपति के समक्ष क्षमादान की याचिका विचाराधीन हो, जब राष्ट्रपति के पास जो है आपकी क्षमादान की या मेरे क्षमादान की या किसी व्यक्ति की जो अपराधी है उसके क्षमादान की याचिका राष्ट्रपति के अंतर्गत विचाराधीन हो, तो तब तक उस व्यक्ति को उसके दंड को निलंबित नहीं किया जा सकता है। यानी न्यायालय के द्वारा तब तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। जैसे आप लोग एग्जाम्पल में दे सकते हैं, एक महिला है, क्या नाम, उनका नाम तो नहीं याद आ रहा है, कि उनका नाम है, जिनको फांसी होने वाली थी, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि उनका छोटा सा बच्चा है, वो राष्ट्रपति के पास आवेदन किया था, लेकिन अभी उस पर कोई विचार नहीं आया है राष्ट्रपति के तहत, और नहीं सॉरी विचार आया था, लेकिन अभी न्यायालय के द्वारा क्या हुआ है कि उसके समक्ष जो है अभी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। तो अगर निलंबन के माध्यम से कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पास आवेदन करता है, तो जब तक राष्ट्रपति के पास उसका आवेदन विचाराधीन होगा, तब तक उस राष्ट्रपति को न्यायालय के द्वारा कोई भी कार्यवाही उसके ऊपर नहीं की जा सकती है। लेकिन इसमें कुछ वाद हम लोग देखेंगे, जिसमें व्यक्तियों के द्वारा न्यायालय के विरुद्ध कुछ वाद प्रस्तुत किए गए हैं। तो इसको हम लोग एक एक करके इसका की पॉइंट देख लेते हैं। जिसमें क्षमादान आप लोग देख सकते हैं, क्षमादान में क्या देख सकते हैं, इसमें अपराधी को राष्ट्रपति के द्वारा अपराधी को पूर्ण रूप से दोषमुक्त करना, पूर्ण रूप से क्षमादान के अंतर्गत आ जाएगा। जबकि हम लोग अगर देखें लघुकरण के अंतर्गत, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, लघुकरण के अंदर इसके अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा 10 वर्ष के कठोर कारावास, 5 वर्ष के कारा में परिवर्तन करना। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, तीसरे नंबर पर परिहार आ जाएगा। परिहार में क्या देख सकते हैं, इसमें उसके दंड की मात्रा को कम किया जा सकता है, ना कि उसकी प्रकृति को, जिसमें 10 वर्ष के कठोर को 5 वर्ष के कठोर कारावास में बदलना। तो ये 3 प्रकार के
नेक्स्ट चौथा हम लोग देखते हैं विराम, क्षमादान, लघुकरण, अपरिहार। चौथा आ जाएगा विराम। विराम में क्या हो जाएगा, इसमें जो है किसी भी विशेष कारणों से दंड की, इसके अंतर्गत किसी भी विशेष कारणों की दंड की कठोरता को कम किया जा सकता है। जैसे इसमें देख सकते हैं, किसी विशेष कारणों से दंड की को कम किया जा सकता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, किसी गर्भवती महिला को मृत्युदंड से मृत्युदंड के स्थान पर साधारण कारा में बदलना। सॉरी, तो यह है विराम संबंधी। आइए अब लोग देखते हैं निलंबन क्या है। निलंबन इसमें दंड को अस्थायी रूप से निलंबन किया जाता है, जिसमें क्षमादान, राष्ट्रपति के प्रति क्षमादान का आवेदन करना, क्षमादान का राष्ट्रपति से क्षमा करना, क्षमादान का आवेदन करना। और इस क्षमादान को राष्ट्रपति अगर अपने विचाराधीन कर लेता है, यानी उसको अपने पास रख देता है, न्यायालय को जब तक उसका न्यायालय को यह बताता नहीं है कि इसको इसकी सजा माफ की जाए कि ना की जाए, तब तक न्यायालय उस पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकता है। इसके तहत निलंबन के तहत कोई कार्यवाही नहीं कर सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसी में एक थे मारूराम। वर्सेस भारत संघवाद में एक रीट पड़ी थी, जिसमें इसके अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान की शक्ति की न्यायिक समीक्षा की बात की, क्योंकि इसके मारूराम वर्सेस भारत संघवाद में एक न्यायालय में रीट पड़ी थी। मारूराम वर्सेस भारत संघ एक रीट पड़ी थी। इसमें बताया गया, इस रीट के माध्यम से न्यायालय को यह सुनिश्चित कराया गया कि राष्ट्रपति के द्वारा जो क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है, उसकी न्यायिक समीक्षा की जाए कि राष्ट्रपति वास्तव में जो है, जो व्यक्ति न्यायालय द्वारा जिसको सजा सुनाई गई है, मृत्युदंड की या कठोर कारावास की जो भी सजा सुनाई गई है, राष्ट्रपति क्या वास्तव में उस व्यक्ति के लिए सही है कि नहीं है। पता चले कि व्यक्ति आतंकवादी है, देशद्रोही है, उसको फांसी की सजा सुनाई गई है, किसी का बलात्कार किया गया है,
उसको सजा सुनाई गई है, कोई जघन्य अपराध किया गया है उसको सजा सुनाई गई। इस सब मामलों में ऐसा तो नहीं है राष्ट्रपति किसी पक्ष में आकर, किसी दबाव में आकर, किसी रिश्तेदारी से जुड़कर, उसके रिश्ते में आकर या उससे लगाव होकर, किसी प्रकार का किसी तरह से लगाव उसके प्रति है, उस रिश्ता के माध्यम से या उस स्थिति परिस्थिति के माध्यम से इस प्रकार से तो उसका जो है क्षमादान नहीं कर रहा है, तो न्यायालय इसकी समीक्षा कर सकता है। किसके अंतर्गत? मारूराम वर्सेस भारत संघवाद। तो यह पहला केस था। एक केस और आया था केहलर सिंह वाद वर्सेस भारत संघवाद में। राष्ट्रपति इसमें जो है क्या कहा गया था इसके अंतर्गत? केहलर सिंह वाद वर्सेस भारत संघवाद में एक केस और आया था, केहलर सिंह वाद वर्सेस भारत संघवाद में। इसमें राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति को प्रयोग मंत्रिपरिषद के परामर्श पे किया जाए। इसमें इनके द्वारा बताया गया कि जो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है उसको मंत्रिपरिषद के माध्यम से उस पे सलाह मशवरा लेकर तभी राष्ट्रपति को यह बताया जाए कि हाँ इस व्यक्ति को आप क्षमादान के माध्यम से इसका जो चाहे उसकी मृत्युदंड माफ करें या उसके जो कठोर कारावास है उसको कम करें। तो इस केहलर सिंह वाद में बातें निकल के आती हैं। नेक्स्ट आते हैं श्रीहर उर्फ मुर्गन भारत संघवाद। श्रीहर उर्फ मुर्गन भारत संघवाद। इसमें कौन सी बातें निकल के आती हैं? इनका कहना होता है इस वाद में इसके अंतर्गत दया याचिका में अत्यधिक निलंबन आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। आर्टिकल 21 का उल्लंघन है इसके अंतर्गत श्रीहर उर्फ मुर्गन वाद में यह बताया गया है इनके द्वारा। तो 3 वाद हैं यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन बना लेता है। नेक्स्ट जो है एक आर्टिकल और हम लोग पढ़ेंगे, इसके जो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति है समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 143। इसमें इसके अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक महत्व के विषय में अथवा विधि या तथ्य से उत्पन्न प्रश्न पर, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक महत्व के विषय पर अथवा विधि या तथ्य से उत्पन्न प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श ग्रहण कर सकता है, परंतु यह जो उच्चतम न्यायालय है परामर्श देने के लिए बाध्यकारी नहीं है। यानी राष्ट्रपति जो है सार्वजनिक महत्व के लिए उच्चतम न्यायालय से जो है उसके विधि या तथ्य के लिए न्यायालय से परामर्श तक मांग सकता है, लेकिन न्यायालय उसके ऊपर डिपेंड करता है उसको परामर्श देता है कि नहीं देता है। और अगर परामर्श राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय परामर्श दे भी देता है तो राष्ट्रपति उसके परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। वह चाहे माने उसके परामर्श को लेकिन चाहे ना माने। लेकिन आर्टिकल 43 के अंतर्गत संविधान के पहले कुछ चीजें हैं जिसके अंतर्गत संविधान के जो पहले कुछ चीजें हैं, संविधान लागू जब हुआ था उसके पहले जो कुछ चीजें हैं, अगर राष्ट्रपति संविधान लागू होने से पहले जो कुछ सरकार के समझौते संबंधी या जो कानून संबंधी चीजें हैं अगर न्यायालय से मांग ले तो न्यायालय राष्ट्रपति को बताने के लिए या उसको परामर्श देने के लिए बाध्य रहेगा। लेकिन राष्ट्रपति जो है उनके परामर्श को मानने के लिए बाध्य है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वह बाध्य है कि नहीं है। तो आर्टिकल 43 में राष्ट्रपति न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। उच्चतम राष्ट्रपति न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। और
उच्चतम न्यायालय परामर्श देने के लिए उसके ऊपर डिपेंड करता है राष्ट्रपति को परामर्श देगा कि नहीं। अगर राष्ट्रपति परामर्श दे भी दे रहा है तो राष्ट्रपति भी उस परामर्श को मानने के लिए जो है बाध्य है। राष्ट्रपति चाहे माने उसके परामर्श को चाहे ना माने, लेकिन संविधान के पूर्व जो कुछ विधि है उससे संबंधित अगर राष्ट्रपति न्यायालय से परामर्श मांगता है तो परामर्श जो है न्यायालय, उच्चतम न्यायालय जो है परामर्श देने के लिए बाध्य है। कब के लिए? जब संविधान का निर्माण नहीं हुआ था, संविधान लागू होने से पहले की अगर कुछ विधियां संबंधी जो है बातें अगर राष्ट्रपति मांगता है तो उसके लिए उच्चतम न्यायालय बाध्य है। इसके अंतर्गत आर्टिकल 43 के अंतर्गत। तो दोस्तों, हमने इस क्लास के माध्यम से राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों से संबंधित जो आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान संबंधी शक्ति प्रदान की गई है, उसमें हमने 5 प्रकार की शक्तियां देखी। और आर्टिकल 43 में राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांगने की शक्ति प्रदान की गई है, लेकिन इसमें न्यायालय के डिपेंड करता है कि वो देता है कि नहीं देता है। तो हमने इतनी सारी चीजों पर तथ्यों पर बात की। यहाँ से सीधे क्वेश्चन बन जाता है कि आर्टिकल 72 में है, 4 ऑप्शन आपको दिए जाए तो उस ऑप्शन में कौन सा आर्टिकल सही हो जाएगा? आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, जिसमें हमने 5 प्रकार के जिसमें हमने देखा क्षमादान, परिहार, लघुकरण इत्यादि प्रकार से जो है निलंबनकारी जो शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं, उनमें से भी क्वेश्चन कभी कभी बना देता है, तो उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इस क्लास को आज यहीं पर विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।